हेलो साथियों, फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गविश क्लासेस में। तो साथियों, आगे के वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। भाग 2 में बहुविकल्पी प्रश्न बाकी के जो बचे थे हम करा रहे थे अनसोल्ड पेपर गणित कक्षा 10 का, ठीक है, हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए। भाग 2 वीडियो लेक्चर में अब हम आगे के बहुविकल्पी कराएंगे। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए करते स्टार्ट। तो सबसे पहला जो बहुविकल्पी है इसमें क्वेश्चन नंबर 9 नवा बहुविकल्पी है। देखो कह रहा आंकड़ों 10, 13, 17, 19, 12, 15, 19, 20, 19 और 17 का बहुलक ज्ञात कीजिए। का बहुलक भैया सांख्यिकी से है ये। बहुलक ज्ञात करो। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं 17, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 20, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 19 और डी ऑप्शन दे रखा है 18। तो साथियों, जो बहुलक होता है, आंकड़े आपको दे रखे हैं, ठीक है, आपको बहुलक बताना है। तो बहुलक होता है जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार क्या होता है, उसकी बारंबारता आती है, मतलब ज्यादा बार पुनरावृत्ति होती है। तो आप चेक कर लो, एक एक आंकड़ा देख लेते हैं। देखो 19 जो है 10 कितनी बार आ रहा है, 10 एक बार ही है, सिंगल बार, ठीक है, लिख लो। 13 कितनी बार है, 13 है आपका, 13 भी एक बार ही आ रहा है, चलो। 17 आपका 2 बार, लिख दो यहाँ पे। 19 आपका 1, 2 और 3, 19 3 बार। 12, 12 खुद एक बार। 15 एक बार, ठीक है, 19 हो गया। 20 एक बार। तो आप देख रहे हो सबसे ज्यादा जो बारंबारता वो किसकी है भैया, 19 की बारंबारता है सबसे ज्यादा। ये 19 आ रहा बार बार, तो इसलिए ऑप्शन आपका जाएगा सी ऑप्शन। बहुलक क्या हो जाएगा इस आंकड़ों का, 19, ठीक है। तो साथ ही बढ़ते अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा समांतर श्रेणी का चौथा पद, समांतर श्रेणी का चौथा पद, समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का 25वां पद, पद 11वें पद का, 11वें पद का फिलिंदा ब्लैंक्स गुना होगा। साथियों, ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास बच्चों 5, बी दे रखा है 4, सी दे रखा है 2 और डी दे रखा है आपको 3। ये भैया अगला आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। तो कह रहा समांतर श्रेणी का 25वां पद 11 पद से 11 पद का कितना गुना होगा, ठीक है। तो आपको क्या देखा सबसे पहले, अब हम इसको हल कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं हल में। सबसे पहले देखा चौथा पद शून्य, मतलब A4 या T4 कितना है, शून्य है। A4 को लिखूंगा तो मैं लिख दूंगा A प्लस 3D बराबर 0। सूत्र क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है, व्यापक पद निकालने का सूत्र है, ठीक है। किसी समांतर श्रेणी का व्यापक पद निकालने का सूत्र ये है। तो ए प्लस 3D बराबर 0। तो यहाँ से मुझे ए बराबर कितना मिल गया, माइनस का 3D, ठीक है। अब वो कह रहा है समांतर श्रेणी का 25वां पद, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार समांतर श्रेणी का 25वां पद मतलब A25 कह रहा है 11वें पद का कितना गुना होगा। मान लो हमने के गुना मान लिया, 11वें पद का के गुना है, ठीक है, हमें के का मान निकालना है। तो कर लेंगे इसको A25 लिखेंगे तो ए की ए प्लस 24D लिख देंगे, के इसको लिख देंगे ए प्लस 10D। आई बात समझ में। यहाँ से देखो ए प्लस, हम के का वैल्यू निकालेंगे, के का वैल्यू है ए प्लस 24D और बट्टे में ए प्लस 10D। मतलब आई बात समझ में। कुछ नहीं करना, ए का मान यहाँ रख दो, ए का मान इसमें रखने पर, तो ए का मान रखेंगे माइनस का 3D और प्लस 24D। ऐसे नीचे 3D और प्लस का 10D। ऊपर चेक करो कितना हो जाएगा, ये 24 में 3 गए 21,
डी और नीचे 203 13 24 में से 3 गए 21 डी और 3 डी। अच्छा हाँ माइनस का 3 डी है तो ये हो जाएगा 7 डी। ठीक है, डी से डी कट गया 7 × 21 तो जो के का मान है वो कितना आ गया 3। मतलब जो 25 में पद है वो 11 पद का कितना होगा 3 गुना होगा, इसलिए सही आंसर आपका डी चला जाएगा। ठीक है साथियों, नोट करो सवाल। आगे बढ़ते हैं अगले बहुविकल्पीय पे, 11 में बहुविकल्पीय पे बता लें। साथियों खुद से भी ट्राई करा करो वीडियो पॉज करके। अगला देखिए, अगला है 11वां सवाल। 11वां बिल्कुल भी कह रहा है दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा, संगीता और रेशमा, संगीता और रेशमा टेनिस का देखिए साथियों अगला सवाल है, कह रहा दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता दे रखी है 0.62, तो कह रहा रेशमा के जीतने की प्रायिकता बतानी है। तो साथियों हल में हमें रेशमा के जीतने की प्रायिकता बतानी है। रेशमा के जीतने की प्रायिकता, तो टोटल जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है, तो एक में से इसके संगीता के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता घटा देनी है। 1 माइनस संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, तो 1 माइनस कितना है 0.62, तो कितना हो जाएगा 0.38। तो सही आंसर आपका डी ऑप्शन 0.38 आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते साथियों अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, एक आयताकार वर्ग, एक आयताकार बाग का, एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो बाग की विमा बताइए, बाग की विमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई बतानी है, बाग की विमाएं ज्ञात करो। ठीक है, अगला बहुविकल्पी बार है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं 16 20, दूसरा ऑप्शन दे रखा 16 18, सी दे रखा है 12 24 और डी दे रखा है 18 18। ठीक है साथियों, कह रहा है एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो आपको बाग की विमाएं बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ कर लेते हैं हल इसका। देखो अर्ध परिमाप दे रखा है, बाग आयताकार बाग का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप वो होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई। कह रहा अर्ध, तो अर्ध के लिए 2 भाग कर देंगे, अर्ध परिमाप के लिए हम क्या कर देंगे 2 से भाग, 2 से 2 कटेगा एल प्लस। ये दे रखा अर्ध परिमाप 36, मतलब एल प्लस बी कितना आ गया 36।
ठीक है, इक्वेशन ऐसे बन जाएगा। एल प्लस बी 36 है। अब अगर लंबाई जो चौड़ाई से 4 मीटर देखे तो हम मान लेंगे, माना जो चौड़ाई x मीटर मान लो, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, x प्लस 4 मीटर। कह रहा ना, लंबाई चौड़ाई 4 मीटर देख, तो अगर चौड़ाई x मीटर तो लंबाई x प्लस 4। कुछ नहीं करना, इनको यहाँ रख देना बस। ये दो माने ना इनके, यहाँ रख दो। तो लेंथ की यहाँ पर कर देते हैं। एल दे रखा आपको x प्लस 4 और प्लस बी दे रखा आपको x, तो बराबर 36 हो जाएगा। 2x प्लस 4 बराबर 36 और 2x बराबर 36 माइनस का 4 बराबर 32। 2 से ही कट गया 16। तो साथियों x का मान कितना आ गया, 16। मतलब जो चौड़ाई है वो 16 आ गई और लंबाई कितनी जाएगी आपकी 20। 16 20 सही आंसर आपका 20। 16 20 आपके हो गई आपके बेमाएं, बाकी बेमाएं लंबाई चौड़ाई। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले सवाल पे, 13वें सवाल पे। नोट करें, 13वें सवाल में बढ़ते हैं। देखो साथी, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, मेंसुरेशन वगैरह। बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ आधार की त्रिज्या के बराबर होता है। तो इसका देखो हल यहाँ करते हैं। इसका हल देखो, बेलन आपका कैसा होता है, बेलन होता है इस तरह से, ये बेलन है। ठीक है, इसकी त्रिज्या r है, थोड़ा बड़ा बना, ये आपका बेलन इस तरह से, ये त्रिज्या यहाँ से r है। ठीक है, और आदित्य ऊंचाई इसकी ऐसे मान लो, ऊंचाई इसकी h है। तो साथियों अब इसके बाद कह रहा है बेलन के आयतन का 2 गुना। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। ठीक है, और वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r h। और बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या r। तो कह रहा है जो बेलन का जो आयतन, बेलन के आयतन का 2 गुना वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ लो, बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस आधार की त्रिज्या। ठीक है, निकालो इसे प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। बेलन का वक्र 2 पाई r h और बेलन की त्रिज्या r। ठीक है, इसको हमें ऐसे बैलेंस करना कि बेलन के आयतन का 2 गुना हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं r कॉमन लेता हूँ, मेरे पास ये है, ये और ये बराबर होना चाहिए इसके 2 इंटू पाई r स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई r h प्लस r इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ये होना चाहिए। तो इसमें मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट देखिए, ये कह रहा है कि बेलन के आयतन का 2 गुना, बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ आधार की त्रिज्या, ये वक्र पृष्ठ है और ये आपके पास त्रिज्या। कह रहा है त्रिज्या के साथ गुणा करें। अगर मैं जोड़ के देखता हूँ तो मुझे किसी भी कीमत पे पाई 2 पाई r स्क्वायर h नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मैं r का क्या घटाता हूँ तो भी क्या मुझे ये वाला वैल्यू नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वक्र पृष्ठ में अगर मैं आधे की त्रिज्या से गुणा कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, कुल मिला के ये बात कहना चाह रहा है ये
थोड़ा सा दोबारा समझो इसे। कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ है, देखो साथी, कह रहा है बेलन के आयतन का 2 गुना, बेलन के आयतन का 2 गुना कर दिया। ये कह रहा है ये बराबर होता है उसके वक्र पृष्ठ 2πr(h) और त्रिज्या के योगफल करना है। अगर मैं योग करता हूँ क्या मुझे ये मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा। अगर मैं घटाता हूँ तो भी नहीं मिलेगा। अगर मैं गुणा करता हूँ, वक्र पृष्ठ में त्रिज्या से गुणा कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा? 2πr²h। मतलब आधार बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र में त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो सही ऑप्शन आपका ये जाएगा। गुणनफल करके ये आपका ये बन जाएगा बेलन का आयतन का 2 गुना। ठीक है साथियों, ऐसा करना था। अब आते हैं अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है यदि sin 3a बराबर cos a है तो 3a, यहाँ 3a का न्यून कोण है तो a का मान बताना है। तो साथी देखो हल में दे रखा है sin 3a बराबर cos a माइनस का 26 डिग्री। ठीक है, अब मुझे बताना है इसका, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 3a। ठीक है, कॉम आपने पढ़ा होगा कोटि पूरा कोड निकाल लेगा। cos a माइनस 26 डिग्री पढ़ा होगा ना। साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन को लिख सकता हूँ cos 90 माइनस ए। ठीक है, इस तरह से। तो cos से cos हट जाएगा दोनों तरफ की, वैसा ये आपके उसे हटा दिया है सिलेबस से। तुलना, दोनों तरफ की तुलना करने पर, तो अगर cos से cos हट जाएगा तो हो जाएगा 90 माइनस 3a बराबर a माइनस का 26 डिग्री। ये आ जाएगा। तो 4a बराबर 9 2 11 116 और a बराबर 29 डिग्री। तो सही आंसर आपका डी चला जाएगा, 29 डिग्री। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे, 15 पे। देखिए साथी, अगला जो है बहुविकल्पी वो है 15 में। कह रहा उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ऐसा मान लो ये ए बी एक रेखाखंड है। ठीक है, इसको मान लो ये बिंदु है यहाँ पे कोई, हाँ मान लेते हैं कोई पी बिंदु है। इसके आपको निर्देशांक बताने क्या होंगे? मान लो ये एक्स और वाई है, इसके निर्देशांक बताने, और ये इसको 2:3 में विभाजित करता है। मतलब जो आपका M1 है वो आपका 2 है यहाँ पे, और जो M2 है वो आपका 3 है। ठीक है, और ए के निर्देशांक दे रखे हैं -1,7 और बी के निर्देशांक 4, -3। इसको हम लिख लेते हैं ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, तो साथियों आपको पता होगा कि इसके, ठीक है, पी एक्स कॉमा वाई हमें निकालना है। तो फॉर्मूला होता है अंतर विभाजन का m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अंतः विभाजन का ये क्या सूत्र आपको दे रखा है? तो m1 आपको दे रखा है 2 है, x2 दे रखा आपको 4, प्लस m2 दे रखा है 3 और x1 दे रखा -1, और बटे में 2 प्लस 3 चल जाएगा। फिर m1 2 गुना y2 दे रखा है -3 और प्लस m2 दे रखा है 3 और y1 दे रखा है 7 और बटे में 2 प्लस 3 चल जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3 बट्टे 5, और ये 3 दूनी 6 7 21 और बट्टे में 5। तो 8 में 3 के 5, 5 बट्टा 5 हो जाएगा, और ये 21 में 6 गए, क्या बचेंगे? 15, 15 बट्टे 5। तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15। तो इसके जो निर्देशांक आ गए वो 1,3 आ गए। तो सही आंसर आपका ये चला जाएगा, 1,3 इसके निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है साथियों, 1,3। तो बढ़ते हैं अगले सवाल 15 16 में पे।
दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 16 से देखिए। तो साथियों कह रहा है द्विघात समीकरण ज्ञात की जिसके मूल 3 और 1/3 हो। तो देखिए हल में मूल दे रखे हैं। मूल मूल क्या होते हैं आपके? अल्फा 3 दे रखा और बीटा आपको 1/3। तो कह रहा है द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। तो आपको पता होगा जब हम द्विघात समीकरण ज्ञात करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला था द्विघात समीकरण के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये द्विघात ये बहुपद का था, लेकिन हमें क्या कर देना, बराबर जीरो चला देना बस इसको। द्विघात समीकरण के लिए बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स इस वाले को बराबर जीरो चलाना। उसमें क्या हम बराबर जीरो नहीं चलाते थे द्विघात बहुपद लिखने के दरमियान। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना आपका 3 और बीटा है 1/3। एक्स प्लस अल्फा 3 इंटू 1/3 बराबर में जीरो। बराबर जीरो चलाना क्योंकि ये समीकरण है, ठीक है, बहुपद नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 1 10/3 एक्स और प्लस 1 बराबर जीरो। ठीक है, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा? अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 3x स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस 3 बराबर जीरो। तो द्विघात समीकरण क्या बन गई आपकी? 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर जीरो। 3x माइनस 10x और प्लस 3। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसे ध्यान रखना, जब भी द्विघात समीकरण बनाओ तो इस वाले को ध्यान रखना, इससे हम द्विघात समीकरण बना लेंगे। ठीक है, अगर बहुपद बनवाता तो इसे हटा देते, केवल इतना ही लगाते हैं। ठीक है, बराबर जीरो नहीं चलाते। साथियों बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए साथियों अगला जो बहुविकल्पी है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा 8 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है, नवी संख्या अपठनीय है जिसको हम पढ़ नहीं सकते। ठीक है, ज्ञात नहीं है वो। यदि सभी 9 संख्या समांतर माध्य 13 है तो अपठनीय संख्या क्या होगी? तो देखिए इसको हल में करते हैं। 8 संख्याओं का समांतर माध्य तो लिखेंगे, दे रखा 8 संख्याओं का समांतर माध्य। 8 संख्याओं का समांतर माध्य दे रखा हमें 12। भैया 8 संख्या समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? 8 संख्याओं का योगफल, 8 संख्याओं का योगफल और बटे 8 कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है? 12। 8 संख्या का योगफल निकल आएगा, या कुल संख्या की जगह हम सीधे लिख देते हैं कितनी संख्या? 8 ही तो हमारे पास, 8 ही तो संख्या है, 8 का गुणा कर देना। तो 8 संख्याओं का योगफल आ जाएगा, 8 संख्याओं का योगफल कितना जाएगा? 12 गुणा 8, 12 अट्ठे 96। 8 संख्याओं का योगफल 96 आ गया। अब हमें कह रहा है नवी संख्या पठनी है यदि सभी 9 संख्या समांतर माध्य दिया है। 9 संख्याओं का समांतर माध्य, सभी 9 संख्याओं का समांतर माध्य में दे रखा है 13। ठीक है, तो बताओ 9 संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा? 9 संख्याओं का योगफल, ठीक है, समांतर माध्य क्या था? 9 संख्या का योगफल अपॉन कुल संख्या 9 है और ये 13, ये इधर आ जाएगा। तो 9 संख्याओं का योगफल का योगफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13 नंबर 117। 8 संख्या का योग 96, 9 संख्या का योगफल 117। तो जो नवी संख्या है, नवी संख्या जो है आपकी, या जिसको हम अपठनीय संख्या बोल रहे हैं, वो कैसे निकलेगी? अपठनीय संख्या जिसे हम बोल रहे हैं वो निकलेगी आपकी 9 संख्याओं के योगफल में से 8 संख्या का योगफल घटा देने पर। कितना आ गया? 21। तो सही आंसर आपका 21 चला जाएगा। साथ ही समझ में आया? ठीक है, 8 संख्या समांतर माध्य 12, इस तरह से नवी संख्या आपकी 21 आ जाएगी। बढ़ते अगले सवाल पे, 18 पे। देखो साथी अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, त्रिकोणमिति का सवाल है। कह रहा है यदि साइन अल्फा बराबर कॉस अल्फा तो अल्फा का मान बताना है। तो साथियों कैसे कर लेंगे? दिया है हमें साइन अल्फा
बराबर कॉस अल्फा। देखो आपने वो पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास साइन ए होता है तो हम इसको लिखते कॉस 90 माइनस ए। ठीक है, लिखते हैं कि नहीं, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये आप ये होता कोटि पूरक, कोटि पूरक प्रतिबंध से। ठीक है, कोटि पूरक निकालते हैं ना, तो वो तो साइन अल्फा तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, किसी को चेंज कर सकते, एक को, इसको लेता हूँ साइन 90 माइनस अल्फा। ठीक है, देखो साइन से साइन हट जाएगा तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, 90 माइनस अल्फा, अल्फा इधर आ जाएगा तो अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, 90। तो ये हो गया 2 अल्फा बराबर 90 और अल्फा बराबर 45 डिग्री। आप देख भी सकते हो साइन अल्फा कॉस अल्फा किस एंगल पे दोनों वैल्यू बराबर होती है, 45 डिग्री पर अल्फा। आपने पता है ना, साइन 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है और कॉस 45 का भी क्या होता है, 1/√2। यहाँ से भी आप पकड़ सकते हो। ठीक है, कि दोनों वैल्यू 45 डिग्री पर, साइन और कॉस में 45 डिग्री पर दोनों का वैल्यू समान होता है, तो इसलिए अल्फा 45। साथ ही बढ़ते हैं अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखिए साथियों, अगला जो सवाल है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 का, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो साथियों, देखो मिनट की सुई जो है, मिनट की सुई, देखो साथियों ये जो मिनट की सुई है, ठीक है, मिनट की सुई की लंबाई दे रखी है और ये क्या करेगी, ये त्रिज्या काम करेगी। जो लंबाई है मिनट की सुई की वो क्या है, त्रिज्या आर दे रखा है, दे रखा कितना है, 8 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है एक मिनट में मिनट की सुई कितना कोण बनाएगी, एक मिनट में, अरे 60 मिनट में कितना बनाती है, 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, भाई मिनट वाली हुई 60 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लगाती, कितना एंगल बनाती, 360 डिग्री। तो फिर एक मिनट में सुई द्वारा बनाया कोण कितना हो जाएगा, 360/60, कितना, 6 डिग्री। ठीक है, एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। अब हम आ जाते हैं उधर पे सवाल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो एक मिनट में कितना क्षेत्रफल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बनाएगी, तो θ/360 डिग्री इंटू पाई और त्रिज्या r स्क्वायर, एंगल कितना है, 6 डिग्री का, अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, 6 से कट गया कई बार 60 बार, तो आंसर क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 60 डिग्री, कितना बनाएगी, पाई आर स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है साथियों, तो ध्यान रखना, एक मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, और फिर यहाँ पे सूत्र लगा देगा, सूत्र ये होता है θ/360 बराबर इंटू पाई आर स्क्वायर। साथियों बढ़ते हैं अगले सवाल पे, लास्ट पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए साथियों, लास्ट जो बहुविकल्पी है इस सेट 1/2019 का एवी का लास्ट बहुविकल्प, 20 बहुविकल्पीय थे, तो ये लास्ट वाला है। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, देखो लंबवृत्तीय बेलन, ये बेलन दे रखा है, लंबवृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल दे रखा है ये। ठीक है, मतलब पाई आर स्क्वायर जो दे रखा है वो आपको दे रखा है, कितना है, 100 वर्ग सेंटीमीटर। जो लंबवृत्तीय बेलन का जो आधार होता है ना, वो एक वृत्ताकार होता है, तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल ये दे रखा है। ठीक है, यहाँ से हम आर निकाल लेंगे, और इसकी ऊंचाई दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, तो ये इसकी त्रिज्या होगी आर, और ये इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ। तो तुम्हें क्या दे रखा है हल में, बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, बेलन के
आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है, आधार आपका वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बराबर में 100 चला दो, पाई का मान 22/7 लगा दो, आर हमें निकालनी है, और ये 100 ये उधर चला जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर 700/22 हो जाएगा। ठीक है। हमें निकालना आयतन, तो आर स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो। एच हमें दे रखी है, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है इसकी 4.7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आते हैं हमारे पास आयतन पूछा, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जो होता है वो होता है 1/πr², एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7। देखो आर स्क्वायर इसलिए मैंने आनी निकाली थी क्योंकि मुझे आर स्क्वायर डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर लूंगा, तो 700/22 और एच आपको 4.7 दे रखा। ठीक है। इसे 4 दशमलव हटा के नीचे 10 बढ़ा लेना। देखो अब कट रहा है, ये 100 बार कट गया, ये 1 0 से 1 0 साफ हो गया, 22 से 22 कट गया, क्या बच गया, 470 सेंटीमीटर क्यूब, 470 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहला आंसर आपका करेक्ट। ठीक है। तो इस तरह से साथियों इस सेट 1 के 2019 के AB कोड के क्या सारे बहुविकल्प आपके समाप्त हो गए हैं। 20 बहुविकल्पीय थे जो एक एक नंबर 20 नंबर के थे। ठीक है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके, ये खंड आ था आपका, खंड आ, जिसमें आप केवल बहुविकल्पीय थे। अब खंड बा आएगा जिसमें हम उसके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, खंड बा लेके। तो ऑल द वेरी बेस्ट।